हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान क्या है उसके बारे में। पहले बात, भारतीय संविधान किसे कहते हैं। संविधान क्या है। संविधान उसे कहते हैं, सभी के लिए बराबर कानून को हम संविधान कहते हैं। और देश और राज्य और शासन चलाने को जिस पुस्तक का प्रयोग किया जाता है उस पुस्तक को हम लोग भारतीय संविधान कहते हैं। और इस पुस्तक में 22 लेसन है, 22 भागों में बांटा गया है। भाग की संख्या 22 है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिसे हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद की संख्या 395। हम लोग बारीकी से भाग 1, भाग 2, भाग 3 के बारे में, 22 भाग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला भाग है 1, भाग 1। इसका नाम है यूनियन एंड इट्स संघ राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। बता दूं दोस्तों कि पहले संविधान इंग्लिश में लिखा गया था, तो उसे फिर बाद में हिंदी में किया गया। तो इंग्लिश में उसका नाम द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी था, और इसे हिंदी में संघ एवं उसके राज्य के नाम से जाना जाता है। अब इसमें टोटल अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आता है। अनुच्छेद संख्या 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 देखते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद यह कहता है कि भारत राज्यों का संघ, यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। अनुच्छेद 1 यह कहता है दोस्तों, भारत राज्यों का संघ मतलब यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। अब इसके बारे में भी हम ये भी 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला होता है कॉन्फेडरल। कोफेडरल। इसका मतलब होता है परिसंघ। दूसरा फेडरेशन। और तीसरा यूनियन। इसका मतलब होता है संघ, और इसका मतलब भी होता है संघ। तो भारत राज्यों का यूनियन है, तो यहाँ पे संघ
का मतलब दोनों होता है, लेकिन हम लोग यूनियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब समझते हैं कि कोफेडरेशन क्या होता है। कोफेडरेशन वो होता है जैसे छोटे छोटे राज्य मिलके अपने देश का निर्माण करते हैं, उसे हम कोफेडरेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, आपको ईटा दिया गया, आप उससे एक रूम बनाना चाहते हैं, तो उसे रूम बनाने के लिए आप ईटा के ऊपर ईटा रख देंगे तो वो एक कमजोर मतलब रूम या कमरा समझिए, बहुत कमजोर कमरा हो जाएगा। अगर उससे एक ईटा निकालेंगे तो पूरा रूम धस सकता है, उसे हम कोफेडरेशन कहते हैं। मतलब जैसे अगर एक राज्य निकल गया तो वो पूरा राज्य टूट जाएगा, इसलिए उसे हम कोफेडरेशन कहते हैं। ये बहुत कमजोर राज्य होता है। और दूसरा हमारा जाता है फेडरेशन। फेडरेशन राज्य, बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, और राज्य अपनी कुछ शक्तियां सरकार को, केंद्र सरकार को देके उन्हें बोलती है कि आप ये सब काम करो, तो ये भी बहुत कमजोर होता है। लेकिन यूनियन बता दो दोस्तों, यूनियन बहुत मजबूत होता है, ये कभी टूट नहीं सकता। हालांकि अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अनुच्छेद 1 यही कहता है दोस्तों कि भारत एक राज्यों का संघ मतलब यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। अब आते हैं भाग्य 2 के बारे में, अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? दोस्तों डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स वहीं से आपको मिल जाएगी। अब अनुच्छेद 2 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है सांसद एवं राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत किसी भी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकती है, या कोई भी विदेशी राज्य भारत में मिलना चाहे तो वो भारत में मिल सकती है। यहाँ पे सिर्फ बोला जाता है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, लेकिन राष्ट्रपति का इसमें कुछ अधिकार नहीं होता है। बस राष्ट्रपति का उतना ही वैल्यू होता है जितना आपके घर में आपके फूफा जी का होता है। वो माने या ना माने उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो आइए सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के बाहर कोई विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, और या कोई विदेशी राज्य भारत में मिलना चाहता तो वह मिल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए दोस्तों, जैसे सिक्किम। सिक्किम एक विदेशी राज्य था। उसे 16 मई
1975 को मिलाया गया। 16 मई 1975 में भारत में मिलाया गया। तो जब सिक्किम भारत में मिल रहा था, तो ये देखिए दोस्तों, आपको मैप से थोड़ा समझाते हैं। ये जो है ये पूरा दोस्तों तिब्बत था। जब तिब्बत पे चाइना का हमला हुआ, तो तिब्बत के लोगों को चाइना वालों ने एक मतलब चारों दिशाओं भेज दिया। तो एक सिक्किम वहाँ का एक छोटा राज्य था। तो सिक्किम ने सोचा कि हम तो बहुत छोटे राज्य हैं, तो वो हमें अगर हमें हासिल कर लिया तो हमें हमारे लोग को भी चारों दिशाओं भेज देगा, मतलब 4 साइड भेज सकता है, या मतलब बिखरा देगा, जिसे वो अलग अलग कर देगा। तो फिर इसने सिक्किम में भारत से कहा कि अगर हम आपके साथ मिल जाएंगे तो आप हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं ना करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक भारत एक परिवार की तरह रहता है। यहाँ पे सांप को भी यहाँ पे दूध पिलाया जाता है। तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जैसे आप भारतीय को छूट मिलता है उस सब छूट आपको भी मिलेगा। तो फिर फाइनली पहले सिक्किम को 35वां संशोधन करके 35वां संशोधन करके एक मतलब सहराज बनाया गया। सहराज बनाया गया। ये 2 का हो गया। कब किया गया था? 1974 में। 1974 में जब फाइनली 1974 में 35वां संशोधन करके सिक्किम को सहराज बनाया गया। तो फाइनली देखा सिक्किम के लोगों ने कि ये तो हमारे साथ मतलब जैसे भारत के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं वो हमारे साथ भी व्यवहार कर रहे हैं। तो फाइनली 36वां संशोधन करके सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। 22वां राज्य बनाया गया भारत का। ये बस अनुच्छेद 2 यही कहता है दोस्तों। इस सांसद राष्ट्रपति पूर्व अनुमति से भारत के बाहर कोई विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, या कोई विदेशी राज्य भारत में मिलना चाहे तो वो भारत में मिल सकती है। जैसे सिक्किम एक पहला 35वां संशोधन 1974 में किया गया, उन्हें एक सहराज बनाया गया। फिर 36वां संशोधन करके उस सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। अब आइए अनुच्छेद 3 क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आपका पीडीएफ इसका मिल जाएगा, तो लिखने पे उतना जोर ना डालें। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लें। पीडीएफ में पूरा सब कुछ मिल जाएगा। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी राज्य की
क्षेत्र या सीमा या क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 यह कहता है दोस्तों, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के सीमा, क्षेत्र या क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। यहाँ सिर्फ ये बातें सिर्फ बोलने के लिए है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, तो इनका कुछ अधिकार नहीं होता, बस इनका साइन हस्ताक्षर की जरूरत होती है, बस साइन की जरूरत होती है। तो मैंने जैसे वैसे ही बोल दिया दोस्तों कि राष्ट्रपति का उतना ही वैल्यू होता है जितना कि आपके घर में आपके फूफा जी का होता है, देख लें। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एमपी हो गया, इसे अलग किया गया छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2000। दूसरा हो गया यूपी, इसे अलग किया गया उत्तराखंड में। इसको हो गया 09 नवंबर 2000। अब फाइनली बिहार को अलग किए झारखंड 15 नवंबर 2000 को। एमपी को अलग किया गया छत्तीसगढ़, कब किया गया 1 नवंबर 2000 को। यूपी को अलग किया गया उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। अब बिहार को अलग किया गया झारखंड को 15 नवंबर 2000 को। तो अनुच्छेद 3 यही कहता है दोस्तों, सांसद राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति से भारत के किसी भी राज्य में क्षेत्र, सीमा या क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि किया भी है 3 राज्यों में। अब आते हैं अनुच्छेद 4 के बारे में। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 क्या कहता है? सांसद अनुच्छेद 4 में यही बोला जाता है दोस्तों, सांसद अगर कोई काम छेद 2 या अनुच्छेद 3 में कर रही हुई तो इसके लिए राष्ट्रपति का की जरूरत है। इसे अनुच्छेद
368 के बाहर रखा गया है। सांसद कोई काम अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में कर रही होगी तो इसके लिए सिर्फ राष्ट्रपति का साइन हस्ताक्षर की जरूरत है। इसके लिए इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। तो अगर अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 2 में क्या था, किसी राज्य को मिलाना। अनुच्छेद 3 में किसी राज्य का परिवर्तन करना, जैसे नाम या क्षेत्रफल या सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ राष्ट्रपति का आपको साइन की जरूरत है। और इसमें एक मतलब आपके पास सांसद के पास जैसे सांसद के पास 50% वोटिंग होना चाहिए। 50% वोटिंग मतलब अभी हमारे पास सांसद की संख्या कितनी है? सांसद की संख्या 500 से 45 है। इसका 200। अगर आपके पास इतने सांसद हैं तो आप किसी भी राज्य के क्षेत्र, विदेशी राज्य को मिला सकते हैं या किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब 273, कुछ 60, 70, 80% नहीं, 50% अगर आपके पास वोटिंग है तो आप ये काम कर सकते हैं। बस अनुच्छेद 4 यही कहता है। अब आइए दोस्तों हम कुछ अखंड भारत के बारे में जानते हैं। अखंड भारत, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 तक होगी। भाग 1 में 40 तक था। अब हम पढ़ेंगे अखंड भारत। अखंड भारत क्या है? अखंड भारत के बारे में। अखंड भारत का पहला टुकड़ा अफगानिस्तान के साथ। अठारह में डूरंड लाइन खींच के। अखंड भारत का पहला टुकड़ा अफगानिस्तान के साथ 1893 में डूरंड लाइन खींच के। दूसरा टुकड़ा म्यांमार के साथ, वर्मा जिसे हम लोग म्यांमार कहते हैं। म्यांमार यह हुआ था 1935 में। तीसरा पाकिस्तान के साथ 1947 में। इसे दो भागों में बांटा गया है। एक बार पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा में पूर्वी पाकिस्तान अफगानिस्तान। इसे बाद में चल के बांग्लादेश नामक दिया गया। बांग्लादेश जो हुआ रेड क्लिफ रेखा, जिसे हम जीरो लाइन भी कहते हैं। अखंड भारत का पहला टुकड़ा अफगानिस्तान के साथ हुआ 1893 में डोरा लाइन खींच के। दूसरा टुकड़ा म्यांमार के साथ हुआ 1935 में और तीसरा टुकड़ा फाइनली पाकिस्तान के साथ हुआ 1947 में। तो वहां से दो भाग, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम दिया गया। जो ये रेखा खींचा गया इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा गया, जिसे हम जीरो लाइन से भी जानते हैं।
अब तो ये हो गया। और जब ब्रिटिश लोग यहाँ से चले गए, जैसे पहले हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ठंडा मतलब खून के थे, तो उन्होंने जब अंग्रेज जब यहाँ आए तो वो लोग बोले कि ये हमारे चचा जान है, इन्हें कुर्सी दिए हुए जब बैठने के लिए। तो जब हमारे नौ युवा गर्म खून के आए, तो जब इन्होंने भारत से भगाए, तो जब ब्रिटिश लोग भारत से, या अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, अंग्रेज जब भारत से जा रहे थे तो उन्होंने 3 शर्त रखी कि या तो आप जाके भारत से मिले, या जाके आप पाकिस्तान से मिले, या आप स्वतंत्र देश बनाए। तो आइए देसी रियासत के बारे में जानते हैं कुछ हमें। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लें। तो आपको यहाँ पे सिर्फ समझने के, यहाँ पे सिर्फ समझे देसी रियासत जो 3, पहला पाकिस्तान के साथ मिले, पाकिस्तान के साथ मिले। दूसरा भारत के साथ मिले। तीसरा स्वतंत्र देश बनाए। तो वहां पे फाइनली 13 देसी रियासत जाके मिली, और भारत के साथ 552 देसी रियासत मिले। 552 देसी रियासत, जिसमें से 552 में से 549, लेकिन जो 3 लोग थे, पहला हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़, तीसरा जम्मू कश्मीर। ये तीनों लोग बहुत वहां हंगामा किए। पहला हैदराबाद, आइए हैदराबाद को देखते हैं। पहला यहाँ देखिए, पहला जो हैदराबाद था ये मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये बोल रहा था कि हम पाकिस्तान से जाके मिलेंगे। इनका अलग एक विचार था कि हम जाके पाकिस्तान से मिलेंगे। तो इनको ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया। अब ऑपरेशन पोलो क्या था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला हैदराबाद, इसे कैसे मिला गया? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो क्या था? ऑपरेशन पोलो यह था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां पे आर्मी, मतलब पुलिस की ड्रेस में आर्मी को भेज के वहां पे लतियाना शुरू कर दी। तो वहां के राजा को जो लतियाया वो तो लतियाए। तो वहां के राजा ने सीधे इंग्लैंड अपने दादा के पास फोन किया। तो फिर अंग्रेज जो वहां के थे तो वो फोन किए यहाँ, क्या बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, नेहरू जी के पास, मतलब तो नेहरू जी ने फोन दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि हमने वहां पे कोई आर्मी नहीं भेजा, हम लोगों ने सिर्फ वहां पुलिस भेजा है। तो पुलिस भेजा, तो उसी तरह से
हैदराबाद को मिलाया गया ऑपरेशन पोलो से। अब दूसरा आ गया जूनागढ़। जूनागढ़ ये गुजरात का एक शहर है। जूनागढ़ जूनागढ़ यह गुजरात का एक राज्य है। इनका भी अलग वो चर्चा था कि हम जाके जब मिलेंगे पाकिस्तान से मिलेंगे ये। तो ये तो फिर वहाँ के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि आप ऐसे तो नहीं पाकिस्तान से मिल सकते हैं। तो फिर वहाँ पे कराया गया जनमत संग्रह। जनमत संग्रह तो 90% वोटिंग भारत में आई। तो फिर ये फाइनली जनमत संग्रह से भारत में मिल गया। अब ये तीसरा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर सॉरी दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर यहाँ का एक राजा था जो हिंदू था, राजा हरि सिंह। यहाँ की आबादी मुस्लिम थी। ये राजा इतना चौपट था कि जब सभी को बोला गया कि आप जाकर भारत के साथ मिले या पाकिस्तान के साथ मिले, तो इन्होंने बोला कि हम एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। तो जब इन्होंने बोला कि स्वतंत्र देश बनाएंगे तो अंग्रेजों ने पहले ही छूट दे चुका था कि आप स्वतंत्र देश बना सकते हैं। तो जब इन्होंने बोला कि स्वतंत्र देश बनाएंगे तो फिर पाकिस्तान के घुसपैठियों को पाकिस्तान ने कुछ घुसपैठिया भेज दी। तब जब घुसपैठिया भेज दिया तो राजा हरि सिंह को लगा कि हम तो अब बचेंगे नहीं। तो ये सीधे आए हमारे मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के पास। तो नेहरू जी ने बोला कि हम जरूर आपकी मदद करेंगे। वैसे भैया हम लोग भारतीयों की तो दिल बहुत बड़ा होता है, तो फिर हम लोग कभी किसी से मदद करने के पीछे नहीं आते। तो नेहरू जी ने बोला कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे। तो उन्होंने बोला सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कि आप देखिए क्या ये बोल रहे हैं। तो उन्होंने फिर बोला कि अच्छा हम आपको मतलब आपको आर्मी देंगे, आपको सुरक्षा देंगे, बस आप विलय पत्र पे साइन कर दीजिए। तो विलय पत्र पे विलय पत्र पे साइन करके इनको मिलाया गया। कब मिलाया गया? 26 अक्टूबर 1947 को 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पे साइन करवा के इन्हें फिर मिलाया गया। फिर हमारी आर्मी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर आर्मी भेजी तो हमारी आर्मी तो फिर इन पाकिस्तानियों को करारा जवाब देते हुए फिर इन्हें बाहर भगाया गया। तो ये था देसी रियासत। अब देखिए दोस्तों, जो नॉर्मल ट्रेडमैन, ग्रुप डी, रेलवे और सारे एग्जाम जो नॉर्मल एग्जाम है उस समय बस ये पूछी जाती है कि आपके पास देसी रियासत देसी कितने थी, तो वह 552 बस ये पूछी जाती है। और कुछ बस ये सब पूछी जाती है। और लेकिन यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी में ये सब नहीं पूछी जाती, ये पूछे जाते हैं। मैं आपको वो भी बता देता हूँ।
तो वहां पे 552 देशों को मिला के एक यूनियन का बनाया गया यूनियन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह बात सौंपी गई कि आप इसे यूनियन बनाए, तो यूनियन बनाए, तो इसे 4 भागों में तोड़ा गया। वहां मत यूनियन बन गया। अब इसे पहला था ए, दूसरा था बी, तीसरा था सी, चौथा था डी। पहला क्या था? ब्रिटिश पहला था ब्रिटिश प्रोविंस, या वह राज्य जिसपे अंग्रेजों का वह राज्य जिस पर अंग्रेजों का राज्य था। पहला ब्रिटिश प्रोविंस मतलब यही था, तो वह राज्य जिसपे अंग्रेजों का राज्य था। और दूसरा प्रिंसली स्टेट ये टोटल 9 थी। प्रिंसली वह राज्य जिस पर देसी रियासत था। ये था 9, ये भी 9 था। वह राज्य जिसपे मतलब राजा शासन करता था, उसे हम प्रिंसली स्टेट कहते थे। और ब्रिटिश प्रोविंस मतलब वह राज्य जिसपे अंग्रेजों ने राज्य किया था। और तीसरा था कमिश्नरी, COMMISSARY, कमिश्नरी स्टेट क्या था? कमिश्नरी स्टेट हुआ था जिसपे फाइनली, लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे वो लोग यहाँ पे भारत को गुलाम बनाने नहीं आए थे। वो यहाँ पे बस एक बिजनेस के तौर पे आए थे, मतलब यहाँ पे बिजनेस करेंगे। तो उन्होंने कमिश्नरी स्टेट का मतलब ये हुआ जैसे झारखंड हो गया, झारखंड के मेन शहर को उसने कब्जा लिया, तो उस पर अब हमारा कमिश्नर मतलब हमारा एक आदमी बैठेगा जिसे हम लोग कमिश्नरी बोलते हैं। वह राज्य या वह शहर जिस पर अंग्रेजों ने शासन किया। अब ये हो गया यूटी मतलब यूनियन यूनियन मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ये टोटल 1 था, ये 10 था और 1 ये। तो फाइनली उस टाइम सिर्फ ABCD नाम करके इन्हें मिलाया गया। तो ए ब्रिटिश प्रोविंस वह राज्य जिसपे अंग्रेजों का राज्य था। प्रिंसली स्टेट वह राज्य जिसपे देसी रियासत थी, मतलब देश के जिसे इनका चमचा, ये देसी रियासत गुलामी करते थे, मतलब चमचा होते थे, देसी रियासत इनके चमचे थे। कमिश्नरी स्टेट कमिश्नरी मतलब वह राज्य जिसपे सिर्फ अंग्रेजों का शासन था। वह शहर जिसे झारखंड के अंदर ले लीजिए, झारखंड में जो मेन स्टेट है, जैसे पूरे राज्य को क्या झारखंड कब जाना, जो मेन स्टेट है, जैसे यहाँ धनबाद टाटा ले लीजिए, यहाँ से मतलब कुछ जैसे कोडरमा ले लीजिए, वहाँ से अगर इन स्टेट को अगर हम मतलब कब्जा लें तो हमारा पूरा झारखंड
अंदर आ जाएगा। तो उस पूरा राज्य को कब्जाने नहीं, उस शहर को कब्जाए थे, मतलब कब्जा किए थे। आईयूटी मतलब यूनियन टेरिटोरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जो एक था। बस यूनियन प्रदेश यही कहता है। मतलब 552 को 4 भागों में विभाजित किया गया। अब आइए तो जब ये हो गया तो एक कमेटी बैठी। इसके घर कमेटी, ये कमेटी क्या थी मैं उसके बारे में जानने बताता हूँ। इसके घर कमेटी, यह भाषाई आधार पे कमेटी, मतलब ये भाषाई आधार पे बोली थी कि ये कमेटी बोली थी भाषाई आधार पे मतलब राज्यों का गठन करना अच्छी बात नहीं है। तो ये भाषाई आधार पे इन्होंने विरोध किया। भाषाई आधार पे राज्यों का गठन करना इन्होंने विरोध किया। फिर दूसरा बार बनना है JVP धर JVP आयोग। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, ये हो गया आपका जाके आयोग कह सकते हैं या समिति भी कह सकते हैं, समिति। JVP मतलब ये हो गया जवाहरलाल नेहरू, एक प्रतिभा सीतारमैया, ये हो गया हमारे देखें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे। JVP, जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रतिभा सीतारमैया के नाम पे एक कमेटी बनी। इन्होंने भी भाषाई आधार पे इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, भाषाई आधार पे ठीक नहीं रहेगा। तो फिर एक आंध्र प्रदेश का एक राज्य है, आंध्र प्रदेश का एक राज्य है जहाँ श्री पट्टू श्री रामलू, इन्होंने ये भूख हड़ताल पे बैठ गए। ये भूख हड़ताल पे बैठ गए तो इनकी 56 दिनों के बाद मृत्यु हो गई। सीधे राम जी को प्यारे हो गई, मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हो गई इनका, तो वहाँ की जो जनता थे तो उन्होंने बोला कि उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे अच्छे के लिए ये भूख हड़ताल में बैठे और इनकी मृत्यु हो गई। तो फिर वहाँ की जनता ने पूरा आवाज उठाए। तो फिर फाइनली एक आयोग बना, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। इन्होंने भाषाई आधार पे सबसे पहला राज्य बना था। तो फिर सबसे पहले तो इन्होंने भाषाई आधार पे
भाषाई आधार पर का निर्णय लिया। निर्णय लिया। तो उसी तरह पूरा भाषाई आधार पे, तो जब देखा कि यहाँ पे तो आंध्र प्रदेश भाषाई, पहला क्वेश्चन ये हो गया कि भाषाई आधार पे पहला राज्य गठन होने वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पे सबसे पहले गठित हुआ। तो उसके बाद और राज्यों ने देखा कि ये तो भाई भाषाई आधार पर गठित हो गया, तो फिर उन्होंने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया। तब जब शुरू कर दिया तो एक बहुत सारे राज्य तो बढ़ गए। तो एक पेप्सू एक राज्य था जो इसका नाम पेप्सू था। एक राज्य था जिसका नाम PEPSU पेप्सू, इसका हो गया पटियाला, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला, तो पहला यहाँ पर्वत से टूट गया। हिमालय प्रदेश बोलते हैं ना, हाँ, हिमालय प्रदेश। दूसरा हिंदी से टूट गया हरियाणा। तो यहाँ था पंजाबी, तो यहाँ टूट गया पंजाब। अब चौथा था यूटी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो हो गया चंडीगढ़। तो उसी प्रकार दोस्तों हमारा अखंड भारत इतना ही में सीमित रहकर पहले 14 राज्य और 6 केंद्र शासित यूटी। अब वर्तमान में 2021 में अब 28 राज्य और 8 यूटी है। बस अखंड भारत यही तक था दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही।